हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं छत्तीसगढ़ प्रीवियस ईयर का जितने भी पेपर हुआ है उन सभी पेपर को मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने 2000 पेपर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का आपका जितना भी मटेरियल होगा छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड वो सभी छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड सभी मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2014 के पेपर के बारे में, जो कि किस प्रकार से 2014 का पेपर आया था, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है जो कि 1959 का है। इसको भी मैं आपके सामने लेकर के बहुत ही जल्द आने वाला हूं। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन रहे हैं उन सभी एमसीक्यू को मैं लेकर के आऊँगा। फिर जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है 2011 का, इससे भी रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन रहा है उस एमसीक्यू को मैं लेकर के आऊँगा। और ये जो माइनर एक्ट है जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, और इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है 2021 में, इस अमेंडमेंट के साथ मैं फुल लेंथ आपके लिए लेक्चर लेकर के आऊँगा। और इसमें मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा कि हाँ ये किस प्रकार से वर्क करता है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2012 में इससे जो एग्जामिनेशन का जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था इसमें इसका 4-5 क्वेश्चन मिले थे। आप वहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया। दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से वो पार्ट मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊँगा। दोस्तों बिना देर किए मैं ये 2014 का पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने यूपी पीसीएस जे का प्रिपरेशन किया था उसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ का भी प्रिपरेशन करेंगे। और साथ साथ जो हमारे पास अभी उत्तराखंड की वैकेंसी आने वाली है उसकी भी प्रिपरेशन में हम ऐसे ही लग जाएंगे। और जितना अच्छा हमारा प्रिपरेशन होगा उतनी ही शानदार हमारी जीत भी होने वाली है। दोस्तों बिना देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप लॉ विथ रोनित चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। देखिए 2014 का पेपर है जो कि हमारा छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आया था, अ से ब की मृत्यु आंशिक रूप से उसे पीट करता था, आंशिक रूप से उसे गैर कानूनी रूप से भोजन देने से विरत रहकर कारित करता है, अ ने अपराध कारित किया है। ये आईपीसी से रिलेटेड है। अगर इस प्रकार का ऑफेंस किया गया है तो ये कौन सा ऑफेंस माना जाएगा? तो दोस्तों ये हत्या का ऑफेंस माना जाएगा, कि उसने क्या किया है, उसने उनका हत्या किया। मीन्स की आंशिक रूप से, मीन्स कि कहीं एक्ट के साथ उसने ओमिशन किया है और कहीं क्या कहते हैं एक्ट ओमिशन, कहीं एक्ट के साथ ओमिशन उसने किया है और कहीं ओमिशन के साथ उसने ओमिशन किया, तो उसी से रिलेटेड है। जो कि हम लोग एक्ट ओमिशन और इलीगल ओमिशन की बात करते हैं, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है। अगर हम इस प्रकार का कोई भी ऑफेंस करते हैं तो वो किस में आता है? तो धारा 78 में आता है। दोस्तों आप लोगों ने ये क्वेश्चन को यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में भी देखा होगा कि जो जल्लाद के द्वारा जो फांसी दिया जा रहा है उसी से रिलेटेड है, कि क्या अगर वो एक्ट जुडिशरी के निर्देशन में अगर वो कोई काम कर रहा है तो क्या वो ऑफेंस कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ऑफेंस कर रहा है। ये 78 से रिलेटेड हमारे यूपी पीसीएस जे में क्वेश्चन आया था, और 78 हमारे लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो कि आईपीसी का सेक्शन है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सेक्शन हमको लर्न करके रख लेना है। बात लर्न तो 76, 77 और 79 भी हमको कर लेना है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 78 है। 76 में वो क्या कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, एक्ट जजेस जुडिशरी के बारे में बात करता है, यहाँ पे बाउंडेड बाय लॉ की बात करता है 79 में, और 78 में जो कि वर्क दिया गया है जुडिशरी के द्वारा वो कर रहा है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ब को स की हत्या करने के लिए उकसाता है, जिसे ब इनकार कर देता है, और दोषी होगा। यहाँ पे वो किस प्रकार का दोषी होगा? तो दोस्तों हत्या हेतु उकसाने का यहाँ पे वो दोषी माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू आंसर की जो ये बुक दिया है, बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है वो सी वाला यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है, तो ये हत्या हेतु उकसाने के लिए उसको दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, जो कि अभी दोस्तों देखिए क्वेश्चन का वेटेज देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे कहाँ से जा रहे हैं। अब भारतीय दंड संहिता में बलवा के लिए दंड का प्रावधान है। अगर कोई बलवा कर दे रहा है तो बलवा के लिए दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेक्शन नंबर 147 में। इसके लिए रॉयटिंग की बात कर रहा है, तो इसका जो पनिशमेंट होगा वो 147 में दिया है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
और जो कि रायपुर के जिला अधिकारी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए समन के अनुपालन में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होने के लिए बाध्य है। सास है अदालत के सामने उपस्थित होने से विरत रहता है और भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत उसने ऑफेंस किया है। अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो कौन सा ऑफेंस किया है, तो धारा 174 के अंतर्गत उसने ऑफेंस किया है। नॉन अटेंडेंस एंड ओबीडियंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है। नॉन अटेंडेंस एंड अपीयरेंस ऑफ जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके लिए अगर वो इस प्रकार से कर रहा है तो धारा 174 के अंतर्गत उसको लाइबल माना जाएगा अंडर इंडियन पिनल कोड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और यह जानते हुए कि ब ने 100 की हत्या की है, ब को दंड से बचाने के आशय से लाश को छिपाने में मदद करता है और के द्वारा किस प्रकार की सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ए वाले 6 का वो ए होगा। 7 साल के कारावास तथा जुर्माने के यहाँ पे दोनों से इनको क्या किया जाएगा, पनिशेबल किया जाएगा अगर इस प्रकार का वो ऑफेंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। बलात्कार पीड़िता की पहचान को उजागर करने पर दंड की व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो 228 ए में मीन्स की सेक्शन 228 ए में ये बताया गया है कि अगर उसके नाम को अगर आप किसी के द्वारा डिस्क्लोज किया जा रहा है तो उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा आईपीसी के 228 ए के अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस जे 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इस प्रकार का अगर कोई प्रकटीकरण करता है तो वो किस सेक्शन में फॉल करता है। तो 228 क के अंतर्गत वो फॉल करता है, 228 ए के अंतर्गत वो फॉल करता है। तो आप इस क्वेश्चन के वेटेज को आप कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस जे में भी पूछा है, 2014 में छत्तीसगढ़ के द्वारा भी पूछा गया है और जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था जो 2012 का और 2006 का 2003 का जो यूपी पीसीएस जे का 2018 का उसमें भी किसी एक पार्ट में इसको क्वेश्चन को पूछा गया था 228 ए वाला। अब हमको याद नहीं आ रहा है कि किस में पूछा गया था लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। यहाँ पर दे रहा है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। अब कौन सा बताया गया है, किस में बताया गया है, कौन सा चैप्टर है। तो दोस्तों 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, चैप्टर नंबर 16 में बताया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 299 से लेकर के 377 के बीच में ये फॉल करता है। चैप्टर नंबर 16 है जिसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये बताया गया। दोस्तों इसका मैंने सेक्शन नंबर 299 से लेकर के और 511 तक अपने आईपीसी के यूपी पीसीएस जे के सेशन में कराया। अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं पूरा इंडेक्स वाइज मैंने वहाँ पे रीड किया है और इंडेक्स के साथ ही मैंने केस लॉ जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी केस लॉ को भी मैंने डील किया है जिससे कि आपके यूपी पीसीएस जे के लिए तो वो था ही, साथ साथ आपके छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई छत्तीसगढ़ भी आईपीसी तो वही पूछेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यूपी वाला के लिए अलग आईपीसी बना है छत्तीसगढ़ के लिए अलग आईपीसी बना है। जी नहीं, क्वेश्चन एक ही होता है, बस वो कहीं वहाँ का जो मैंने थंबनेल बनाया है बस वो थंबनेल है हमारा यूपी पीसीएस जे का। लेकिन आप उसको चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। 299 से लेकर के 511 तक मैंने उसको वहाँ पे एनालिसिस किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रेंज वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वही रेंज से क्वेश्चन अध्याय 16 वाला था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। और एक पुलिस अधिकारी ब को यह स्वीकृति करने हेतु यातना देता है कि ब ने अपराध किया है और ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया है। अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 330 के अंतर्गत इस प्रकार का यातना दिया जा सकता है सीआरपीसी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10 में यहाँ पे बताया जा रहा है और किसी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से बनाता है कि हस्ताक्षर को उसके नाम के ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा और ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया है। तो दोस्तों जो 10 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे धारा 464 के अंतर्गत इसका ऑफेंस माना जाएगा। मीन्स कि सेक्शन 464 के अंतर्गत इस प्रकार का ऑफेंस अगर किया जाता है तो माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जमानती व गैर जमानती अपराध की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है। जो जमानती होगा और अजमानती होगा तो दोस्तों ये आपको जब मैंने सीआरपीसी का मैं सेशन ले रहा था उस टाइम भी मैंने आपको इसको लर्न करने का आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था। तो और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अनुसूची 1 होगा, शेड्यूल फर्स्ट होगा। और इसको मैंने लर्न करने का आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था SOPCBT सॉफ्ट सीबीटी मीन्स की सेक्शन ऑफेंस पनिशमेंट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल नॉन बेलेबल ट्राइबल बाय विच कोड, जो कि सेक्शन नंबर
2 में हमारा जब हम डेफिनेशन क्लॉसेस पढ़ेंगे तो वहाँ से हमको सीधे हम कहाँ जाएंगे, हम शेड्यूल फर्स्ट जाएंगे और उसी शेड्यूल फर्स्ट में ये बातें हमको बताई गई हैं। तो आप सीआरपीसी का भी अगर सेशन देखना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैंने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 100 तक मैंने डील किया है, आप उसको भी चाहेंगे तो देख सकते हैं। यूपीपीसीएस जे वाले में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यहाँ पे बात करते हैं 12 में क्या दे रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में दिया गया है। अब धारा 6 में क्या दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता में, तो दोस्तों 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। दंड न्यायालयों की श्रेणियों के बारे में बताया गया कि कौन सा न्यायालय किसके श्रेणी के अंतर्गत आएगा है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए रेंज एनालिसिस किया जा रहा है कि किस रेंज में पूछा जा रहा है कि किस रेंज में कौन सा फॉल कर रहा है। प्ली बार्गेनिंग से संबंधित उपगंध दंड प्रक्रिया संहिता में किस भाग में दिया गया है, तो जो दिया गया है वो मीन्स की चैप्टर नंबर 21A के अंतर्गत ये प्रोवाइड कराया गया। अब देखिए इस प्रकार से अगर रेंज एनालिसिस आप करते हैं, रेंज के बारे में आप पढ़े रहते हैं कि हाँ ये सेक्शन, जैसे चैप्टर हम चार्ज का लेते हैं तो चैप्टर चार्ज का हमको कहाँ दिया गया, चैप्टर नंबर 17 में दिया गया, तो ये हमको एक रेंज पता चल गया। हम अरेस्ट के बारे में लेते हैं तो अरेस्ट हमको कहाँ दिया गया, चैप्टर नंबर 5 में दिया गया। कहाँ से दिया गया, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60A तक दिया गया है। और अगर हम देखते हैं कि अगर हमको कॉग्निजेबल और वेलेबल वाला देखते हैं तो जिसमें 154 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 में डिफाइन किया गया, 154 से लेकर के 176 तक दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप रेंज लर्न करके रखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं वो आपको अगर आता है एग्जामिनेशन में तो आपको 1 नंबर दे करके जाएगा। और रेंज एनालिसिस करना है तो आप हमारा प्रीवियस ईयर लेक्चर देख लीजिए जो मैंने लिया है प्रीवियस वीडियो जो कि यूपीपीसीएस जे से रिलेटेड है, उसमें सभी को मैंने रेंज के साथ मैंने एनालिसिस किया। दोस्तों अगर टाइम मिलता है तो मैं इसमें भी आपको रेंज जरूर एनालिसिस कराऊंगा, क्योंकि रेंज हमारे लिए जानना इस समय के एग्जामिनेशन की ये डिमांड बन चुकी है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम बार बार उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से संविदा सदृश बाध्यता का संस्थापित समझा जाता है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका कुछ नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन को ही वहाँ पे वेग समझा जा रहा था, मीन्स कि क्वेश्चन को गलत समझा जा रहा था आयोग के द्वारा, इसीलिए इसका कोई आंसर है नहीं और आंसर की में भी इसका आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। अब देखिए कि किसमें संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, तो ये जो दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज ग में अंतर्गत ये बताया गया है कि कहाँ पे दिया गया, तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। कहाँ कहाँ करेगी, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर तथा कमिश्नर स्तर पर नहीं होगा, राज्य तथा जिला स्तर पर। इसका जो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पूछ का मैं बता दे रहा हूँ। जो यूपीपीसीएस जे में आया था, यूपीपीसीएस जे में आया था कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किस सेक्शन में अरेस्ट किया जा सकता है, मीन्स कि किस सेक्शन में अरेस्ट किया जा सकता है, और जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको वो किस सेक्शन के अंदर अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेक्शन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बना था और सेक्शन नंबर 49 से भी बना था क्वेश्चन, जो कि सीआरपीसी का ही है। सेक्शन नंबर 49 से भी क्वेश्चन बना था। दोस्तों आप लोग जब उस पेपर को देखेंगे, उस पेपर को एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से काफ़ी चीज़ आपको मिलेगा जो कि आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है वहाँ से आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारा पूरा यूपीपीसीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो इंडेक्स सेंट्रिक्स पूछा गया था, मीन्स कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे डील किया गया था। अगर हमारा इंडेक्स प्रिपेयर रहेगा तो हम कहीं भी मात नहीं खाएंगे। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, एग्जामिनर का जो ट्रेंड हो गया है जो पूछने का, वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिखा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिगृहित करने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पे वो ए वाला हो रहा है। पुलिस अधिकारी को इसके बारे में अधिकार है कि पुलिस अधिकारी उससे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध में उच्च न्यायालय की पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख है। तो जो 19 है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। धारा 401 के अंतर्गत इस प्रकार की बातों को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में 468 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के संज्ञान लेने का मियाद काल है। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है वो लिमिटेशन क्या होगा, वो 3 वर्ष का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए किसी संपत्ति के कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अन्य संक्रामक होता है। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे शून्य जो होगा आपका यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 नंबर की दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किसमें उपबंध के उपबंधित किया गया, किस उपबंध में के अंतर्गत उपबंधित किया गया। अब क्या उपबंधित किया गया, 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कमीशन जारी करने के आदेश के बारे में इसमें उपबंधित किया गया कि किस प्रकार से कमीशन जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर
थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है दीवानी प्रक्रिया संहिता में अदालत के बाहर विवादों को निपटाने का उपबंध कहाँ पर दिया गया। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा यूपी पीसीएस जे में भी पूछा गया था कि आउटसाइड द कोर्ट कहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं, किस सेक्शन में कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 89 में आप कर सकते हैं। ऑर्डर 10 रूल 1 इसको पूरा लर्न करके आप रखिए क्योंकि हमारे यूपी पीसीएस जे में पूछा गया था और ये वहाँ पे बहुत लोगों का ये नंबर कटवा करके गया होगा। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन हो अगर वहाँ से इससे क्वेश्चन आए तो आपका नंबर ये कटवा के जाए। आपका नंबर इससे लेकर के जाना है। सेक्शन नंबर 89 जो कि सीपीसी का है, ये एडीआर मैकेनिज्म से डील करता है, मींस की अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से डील करता है और ये सेक्शन नंबर 89 है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारा क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। धारा 100 सब क्लॉज 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार दूसरी अपील करने के लिए आवश्यक शर्त है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी अपील करने के लिए। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा विधि का सारवान प्रश्न होता है। ये विधि का सारवान प्रश्न ये माना जाता है। ये भी हमारे यूपी पीसीएस जे में आया था कि वो फैक्ट का होगा, लॉ का होगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ दोनों का होगा। इस प्रकार से वहां पे ऑप्शन भी दिया था, आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई चीज़ है तो उसे क्या करना चाहिए। तो जो दोस्तों 25 का हमारा करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का कोई चीज़ दिख रहा है तो उसे उच्च न्यायालय को वो निर्देशित कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। देखिए दीवानी प्रक्रिया संहिता में अधोलिखित में से कौन न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट पाने का हकदार है। अब ये भी क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा तो ये भी क्वेश्चन था कि किसको वहाँ पे छूट देने का अधिकार के बारे में बताया गया। तो दोस्तों जो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी, इनमें से कोई नहीं है। संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, उच्च न्यायालय के और न्यायाधीशों के बारे में नहीं बताया गया। जो हमको बताया गया वहाँ पे जो मिलिट्री से जो भगौड़े होते हैं उनको छूट देने के बारे में बताया गया। छूट क्या मीन्स कि अगर उनको अरेस्ट करना पड़ता है तो या तो प्रायर परमिशन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। दोस्तों ये हूबहू यही क्वेश्चन आया था, बस उसमें मिलिट्री के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर जगह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं को रिलेट करके आपको ये मिल रहा है। अगर आप लोग इस प्रकार से पहले पढ़ लिए होते हैं छत्तीसगढ़ का अगर प्रीवियस ईयर पेपर तो वहाँ पे आपका शायद ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ होगा तो गलत नहीं होता, अगर सही होता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर कैविएट कितने दिनों तक प्रभावी रहती है। 27 के देखते हैं कि अगर कैविएट अगर किसी प्रकार का दायर किया जाता है तो वो 90 दिन तक मीन्स कि 90 डेज तक वहाँ पे वैलिड रहती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। वे दस्तावेज जो वादी द्वारा वाद पत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए किंतु उन्हें नहीं किया जाता है, क्या उन्हें बाद में वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो 28 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल अदालत की अनुमति से ही उसको दायर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। यदि निर्धारित तिथि पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या कर सकती है। अगर जो तारीख दिया गया है, जो डेट दिया गया उस पर नहीं होता है तो वाद को खारिज कर देगा। तो इस प्रकार में अगर ऐसा कोई टाइम दिया जाता है, अगर उसमें नहीं आता है तो वाद को खारिज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। निर्णय लेने के पश्चात अज्ञापित तैयारी के लिए न्यायालय को अधिकतम कितना समय दीवानी प्रक्रिया संहिता में दिया जाएगा। तो 30 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पे 15 दिन की बात कर रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय में शामिल नहीं है। अब न्यायालय में शामिल क्या नहीं है। 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। न्यायालय में शामिल मजिस्ट्रेट है, जिला न्यायाधीश है, जो मध्यस्थता, जो हम लोग आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार अधिनियम के लागू होने की तिथि क्या है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है अधिनियम के लागू होने की तिथि क्या है। जो 32 का आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो भी है 1 सितंबर 1872 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यूपी पीसीएस जे में जो हम लोगों को दर्द दिया है वो हम लोगों का 9 माइनर एक्ट हम लोगों को दर्द दिया है। अगर उस 9 माइनर एक्ट से जितना एक्सपेक्टेशन किया गया था, अगर किसी ने 35 किया था, किसी ने 40 किया था, मैं तो 25 ही एक्सपेक्ट करके गया था कि हाँ 25 क्वेश्चन आएगा। अगर इस प्रकार से अगर वो 12 क्वेश्चन पूछेगा तो फिर माइनर एक्ट पढ़ने का हमको फ़ायदा क्या मिला। आप लोग खुद ऑब्जर्व करिए कि हम लोगों ने कितना मर मर के उसको पढ़ा था। मैंने भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे कितना मैंने माइनर एक्ट को ज़्यादा समय दिया था, लेकिन माइनर एक्ट से मिला क्या, हमें सिर्फ 12 क्वेश्चन मिला गिन करके, और वो भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे जगह से मिला जो कि काफ़ी लोगों के द्वारा वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं गया था। इस प्रकार से जो माइनर एक्ट डाला यूपी ने तो डाल दिया, लेकिन जो पेपर बनाने वाले थे वो इसके साथ जस्टिस नहीं किए थे। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि पेपर बन कहाँ से रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से पूछ रहे हैं।
इसी प्रकार से सेम आपको छत्तीसगढ़ जुडिशरी को भी ऑब्जर्व करना है। जो हमारा मेजर जो 7 और 8 जो लॉ है हमारा, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ये मेजर लॉ है, मेजर की कैटेगरी में भी हम इसको रख रहे हैं, इन सबों पे तो हमें 90% हमें ध्यान देना है। और जो इसमें अभी जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन आएगा, अभी उसके बाद से रजिस्ट्रेशन एक्ट से आएगा, लिमिटेशन एक्ट से आएगा, एसआरए से आएगा, उस पर हमें फोकस्ड करना है कि वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस एग्जामिनेशन में। अगर उसमें से अगर 8-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 7-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तो हम उस पर ज़्यादा टाइम देंगे। अगर उस पर कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम ज़्यादा टाइम इसी पर देंगे, क्योंकि हमें ये मेरिट में लाएगा। और वो हमें क्या करेगा, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे इस मेरिट में लाने की वजह से वो हमें कहीं ना कहीं पीछे खींचता रहेगा। हम लोकल लॉ के चक्कर में पड़ते रहते, लोकल लॉ के चक्कर में पड़े रहते हैं, और वहाँ के रेंट कंट्रोल के चक्कर में पता चलता है 2 क्वेश्चन पूछा, तो 2 क्वेश्चन के लिए हम ज़्यादा न समय दें, इससे बढ़िया हम इसी को अच्छे से कर ले कि इसमें कोई भी क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में न छोड़े। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल, अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, रेंज से पूछ रहा है, किस प्रकार के 11 अध्याय और 167 धाराएं, तो सभी को पता है भाई साहब। 3 पार्ट में ये भी पूछ लिया होता कि हाँ कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। रेस जेस्टे के सिद्धांत का साक्ष्य अधिनियम में उपबंधित किया गया। अब रेस जेस्टे के बारे में पूछा गया, 4 में दिया कि नहीं, एलिमिनेट करिए, 5 में दिया नहीं, 7 में दिया नहीं, 6 में दिया है, तो 34 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ये भी क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, रेस जेस्टे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और सेक्शन नंबर 11 सीपीसी मीन्स की उससे क्या कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन 3 से भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन 11 से भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन 45 से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और सेक्शन क्या कहते हैं मीन्स की काफ़ी जगहों से क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पर सेक्शन वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए सभी क्वेश्चन हमको लर्न है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, क के ऊपर ख को पोटेशियम साइनाइड का विष देकर हत्या करने का आरोप है। यह तथ्य कि ख की हत्या के पूर्व क ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा था, किस धारा में सुसंगत होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है कि किस धारा में सुसंगत होगा, तो दोस्तों इसका धारा जो होगा वो धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत माना जाएगा, जिसमें हम लोग मोटिव, कॉज और इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, जिसमें सीएमपी को हम लोग देखते हैं, मोटिव क्या कहते हैं, कंडक्ट, मोटिव और प्रिपरेशन को देखते हैं, उसी से ये रिलेटेड है। हमारा सेक्शन नंबर 7 है, सेक्शन नंबर 8 है और सेक्शन नंबर 9 है, जो कि हमारा टीआईपी से रिलेटेड है। थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था। उसके बाद से सीएमपी मीन्स कि सीएमपी का मतलब होता है जो कॉज, मोटिव और प्रिपरेशन से पूछा जा रहा था क्वेश्चन, और ये सेक्शन नंबर उसी से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखते हैं। कोई तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता है, उन परिस्थितियों को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया। तो दोस्तों जो 36 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, धारा 12 के अंतर्गत इसको सुसंगत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। स्वीकृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में दी गई है। अब कहाँ पे स्वीकृति की परिभाषा को दिया गया है, कन्फेशन किसको कहते हैं, तो 37 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होने वाला है 37 में। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 90 के बारे में ये बात बताई जाती है। 31 में दोस्तों डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, क्या कहते हैं, 38 की, संस्कृति का साक्षिक महत्व क्या होता है। अब इसका जो साक्षिक महत्व क्या होता है उसके बारे में देखिए। 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, वो बाध्यकारी होगा, वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस चैप्टर में लिपिबद्ध किए गए हैं। अब ये 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, अध्याय 6 में इसके बारे में बताया गया है। सबूत का भार किसके द्वारा दिया जाता है, कौन दे सकता है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, सबूत के भार के बारे में ये संबंधित है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, यहाँ पे बात करते हैं। धारा 119 के उपबंधों के अनुसार मूक साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य माना जाएगा, कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, तो वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। 40 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा, और ये भी क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो सभी को यह पता है कि ये 42वें संविधान संशोधन का करतूत है, और 42वें संविधान संशोधन की अधिनियम की धारा 2 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो राष्ट्रपति किसके द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो दोस्तों ये जो करने का कार्य करते हैं, तो ये हमारा 42 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला होगा, धारा 74 के अंतर्गत मीन्स कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया जाता है, आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत करने का ये कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं।
धन विधेयक के पारित होने के बाद यदि राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर उसे कितने दिनों में पारित मान लेना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे 14 दिन का क्लॉज देता है। 43 का जो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 14 दिन में अपने आप ये पारित मान लिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इसको आपको और भी ध्यान से पढ़ना है तो आप हमारा जो यूपी पीसीएसजे का प्रीवियस ईयर लेक्चर है उसमें आप देख लेंगे। तो पॉलिटी के सेशन में मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पॉलिटी के क्वेश्चन माने जाता है और पॉलिटी के सेशन में मैंने इसको डिटेल एनालिसिस किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसको पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? दोनों सदनों में के प्रस्ताव ला करके इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 45 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट होगा, 27 नवंबर 1949 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें यह माना गया है कि 27 नवंबर 1949 को। लेकिन जहाँ तक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर होना चाहिए, 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 27 नवंबर दिया है और ये मैं भी नहीं मानता हूँ कि ये सही है। लेकिन जो यहाँ पे होना चाहिए वो 26 नवंबर 1949 को, जिसको कि हम लोग लॉ डे के नाम से भी मनाते हैं, जो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। यहाँ पे हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया, 26 के जगह पे 27 आ गया। वैसे यहाँ पे 26 होना चाहिए क्योंकि 26 नवंबर को ही माना गया। आप लोग हमको ब्लेम ना करिएगा कि आप 27 नवंबर बता रहे हैं। मैं 27 नवंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं दोस्तों मैं 26 नवंबर ही बता रहा हूँ और इसके साथ मैं आपको एविडेंस भी दे रहा हूँ कि इसको लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। सुप्रीम कोर्ट के किस मुकदमे में बहुमत से निर्णय दिया गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है? तो दोस्तों 46 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 46 का जो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस प्रकार का निर्णय दिया गया था। क्वेश्चन 47 देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों 47 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो फातिमा बीबी जो थी ये पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये बनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अब क्वेश्चन नंबर 48 आप देखिए, 48 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए होगा, वो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ये 100% पॉलिटी के क्वेश्चन है और आपको पॉलिटी का सेशन देख करके जाना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन किए जाने की किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? तो 49 का दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत वो बताया गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होता है। मृत्युकालिक कथन कब ग्राह्य माना जाता है? तो केवल दीवानी मामलों में, केवल सिविल मामलों में, दीवानी और सिविल दोनों मामले में परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वेग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए इसका किसी प्रकार का कोई भी आंसर नहीं दिया है। वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की मैं दे दूंगा, आप वहां से मिला लीजिएगा। यहाँ पे स्टार बना है, इसीलिए मैं इसका कोई भी आंसर देना उचित नहीं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस बुक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों असत्य माना गया है? 51 का जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। निविदा को आमंत्रण करने वाले व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तो ये जो है इस प्रकार का कोई भी कंडीशन ये असत्य मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है? कंसेंट हमको 13 में बताया गया। फ्री कंसेंट की बारे में बात पूछ रहा है, ये फ्री कंसेंट की स्वतंत्र सहमति धारा 14 में हमको ये बताया गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। यहाँ पे वे करार जिनका अर्थ निश्चित न हो वे होते हैं जिसका अर्थ जो होता है निश्चित नहीं होता। अभी 2012 के भी क्वेश्चन में हम लोगों ने ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर शून्य होगा। वहाँ पे भी शून्य था, यहाँ पे भी शून्य होगा। और जब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जब ये क्वेश्चन आएगा तब ये शून्य होगा। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना। जहाँ पे निश्चित किसी भी प्रकार का जहाँ पे वेग है वो क्या माना जाएगा? वो शुरुआत से ही शून्य माना जाएगा, वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम में समाश्रित संविदा की परिभाषा दी गई है। जो समाश्रित संविदा है दोस्तों इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 54 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 31 में समाश्रित संविदा के कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, तो दोस्तों आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 40 में उपबंधित है। संविदा अधिनियम की धारा 40 में उपबंधित है। तो दोस्तों जो 55 का आपका करेक्ट आंसर होगा, 55 का ए वाला, वचन पूरा करने वाले व्यक्ति के संबंध में इस प्रकार का उपबंध किया गया है, तो धारा 40 में। दोस्तों आप अगर चाहेंगे इंडियन
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना तो हमारे एक शॉट में आप जा करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वॉच कर सकते हैं, जो कि यूपी पीसीएसजे के लिए मैंने बनाया था। उसमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 था, जो हमारा स्पेसिफिक जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको मैंने यहाँ पे डील किया। एक एक सेक्शन वाइज मैंने यहाँ पे डील किया। आप चाहेंगे तो 1 घंटे का वीडियो है, आप चाहेंगे तो उसको आसानी से कोई काम करते हुए भी आप उसको हेडफोन लगा करके ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके आप उसको सेशन को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आपको जगह बता दे रहा हूँ, अब देखना न देखना ये आपका काम है, बस मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में कतिपय संविदा सदृश संबंधों को उपबंधित किया जाता है। अब किसमें किया जाता है सदृश? तो दोस्तों ये 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी हो, आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चैप्टर 5 में ये बताया जाता है, रिजेम्बलेंस के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में किस वस्तु को पाने वाले व्यक्ति के दायित्व का वर्णन किया गया है? तो 57 की जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसके बारे में बता रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 71 में इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रभावित हुआ था? तो 58 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। इनमें से किसी भी तिथि को ये प्रभावित नहीं हुआ था, क्योंकि वो संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात कर रहा है और ये कोई डेट ऐसा नहीं दे रहा है जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में मौखिक हस्तांतरण की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ये कहाँ पर दिया है मौखिक अंतरण? धारा 9 में दिया है, और ये भी हमारे यूपी पीसीएसजे का एक क्वेश्चन है। यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरल ट्रांसफर कहाँ डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन नंबर 9 में किया गया। किसमें? टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में परिभाषित की गई है। 60 का नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किसी में भी नहीं किया। संपत्ति अंतरण धारा 58 में परिभाषित किया, ना बंधनकर्ता के बारे में, ना बंधन के बारे में, ना बंधक के बारे में, किसी के भी बारे में नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में बंधन गृहीता के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। तो जो दोस्तों 61 का आपका करेक्ट आंसर होगा, 61 का यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। धारा 78 से लेकर के 80 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में पट्टे के अतिधारण के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो ये 63 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा नंबर 116 के अंतर्गत ये बातें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में दुर्भर दान से संबंधित उपबंध है, जो दुर्भर दान हम लोग करते हैं। तो 64 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 127 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम मीन्स की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में लागू होने की तिथि के बारे में बता रहा है। तो जो 65 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 मार्च 1964 को ये लागू हुआ था। दोस्तों इसका मैं अलग से आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मैं 100 MCQ आपके लिए लेकर के आऊँगा कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से अगर रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में जो कि छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो वहाँ से आप गड़बड़ नहीं करके आएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। यहाँ पर दिया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 44 का संबंध है। अब धारा 44 का संबंध इनका किससे है? तो 66 का इनका करेक्ट आंसर दोस्तों डी वाला हो जाएगा। निरसन से संबंधित है, मीन्स कि उसको निरस्त करने से संबंधित है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में बात करता है चिरस्थायी शाश्वत व्यादेश जारी किए जाने की परिस्थितियों को विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा में उपबंधित किया गया? तो 67 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 38 के अंतर्गत इसको किया गया। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। बाध्यकर व्यादेश जारी किए जाने की परिस्थितियों का विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में दिया गया। तो दोस्तों 68 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 39 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 42 में निम्नलिखित में से किससे संबंध में उपबंध, किसके संबंध में उपबंध है? तो 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये वाला ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नकारात्मक करार के पालन हेतु व्यादेश जारी करने के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। किसी लिखत के इस्तेमाल में की गई कोई परिसीमन काल की गणना हेतु कौन कैलेंडर के मुताबिक माना जाता है? किसके कैलेंडर के हिसाब से माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो माना जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और इसी कैलेंडर को भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर की हम बात करते हैं तो जब हम लोग सेक्शन नंबर 49 ऑफ इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे डेट, मंथ और ईयर की बात करता है तो वो पूछता है कि कौन सा कैलेंडर है, तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में वहाँ पे बताया गया। आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। जहां किसी वाद को दायर करने के लिए कहीं पर कोई परिसीमन काल नहीं दिया गया, वहां उसकी परिधि अधिकतम हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो 71 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। वो 3 वर्ष का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड दिया गया, 3 वर्ष का ओरिजिनल लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं।
क्षीर भोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए समय समय पर भारतीय परिसीमन अधिनियम की किस धारा में उपबंध किया गया? तो दोस्तों 72 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 25 के अंतर्गत इस बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। वाद दायर करने के अधिकार के प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा में उपबंधित किया गया है। तो 73 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 16 के अंतर्गत इस प्रकार का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं। भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा 6 में विधिक निर्योग्यता का आधार है। अब विधिक निर्योग्यता का आधार कहाँ दिया गया है? तो दोस्तों 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी में मीन्स की अल्पवयस्कता में, विवक्षिप्ता में और मंदबुद्धिता में यहाँ पे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत निर्बंधन के इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो 75 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का किया जा सकता है और राज्य सरकार इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं। जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो अस्थायी व्यवस्था होने से पहले तक की व्यक्ति को रजिस्ट्रार का कार्यभार सौंपने का अधिकार है। जो 76 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला होगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को ये किया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 16 को जब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो 77 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। सन 2001 में इनको जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में उपबंधित किया गया है। 78 के अंतर्गत क्या बात किया गया है? तो यहाँ पे बात किया गया वे दस्तावेज जिनका पंजीकरण अनिवार्य है उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ दस्तावेज के पुनः पंजीकरण का प्रावधान है। तो 79 में जो बताया गया 79 का करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद 23 मीन्स की धारा 23 क के अंतर्गत ये बातें बताई गई और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। पराक्रम लिखित मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम के अंतर्गत वचन पत्र को न्यूनतम कितने दिनों के लिए जारी किया जा सकता है? तो जो हमारा ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत तो इसका जो है निर्धारित समय सीमा तय नहीं, इसके लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं है कि कितने दिन के लिए इसको जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं। पराक्रम लिखित मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की परिभाषा दी गई है। तो कहाँ पर ये इसकी परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों 81 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी में दिया गया है। पराक्रम लिखित मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। विनियमन पत्र की परिभाषा पराक्रम लिखित अधिनियम में कहां दी गई है? तो जो इसके बारे में 82 का दो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 82 का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 5 में इसके बारे में इंपॉर्टेंट रूप से बताया गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। भुगतान पर रोक का निर्देश अधिकतम कितने समय तक के लिए प्रभावी रहता है? अगर किसी चीज़ के रोक के बारे में बताया कि कितने समय तक रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा। इनमें से कोई नहीं, जो ये कोई ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की किस धारा में सार्वजनिक अवकाश का स्पष्टीकरण दिया गया? मीन्स की सार्वजनिक अवकाश कहाँ पे होगा उसके बारे में किस सेक्शन में प्रावधान दिया गया? तो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। धारा 25 के अंतर्गत इस प्रकार के बारे के बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। कोर्ट फीस एक्ट किस तिथि को लागू किया गया था? तो 85 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1870 को कोर्ट फीस एक्ट के बारे में लागू किया गया था। और ये कोर्ट फीस एक्ट कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का कोर्ट फीस एक्ट के बारे में बात कर रहा है। कोर्ट फीस एक्ट की किस धारा में निर्णय के पुनर्विचार के लिए दी गई कोर्ट फीस की वापसी का उपबंध दिया गया है? तो 86 का दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये धारा 14 के अंतर्गत इस प्रकार के बारे को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करते हैं। कोर्ट फीस एक्ट की धारा 19 का संबंध है। अब 87 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 87 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। कोर्ट फीस से छूट प्राप्त करने के दस्तावेज के बारे में बताया गया। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से सेशन लाऊंगा जिसमें कि 70-80 क्वेश्चन है हमारे पास कोर्ट फीस से। तो इन सभी क्वेश्चन को एक अलग से सेशन में हम लोग डील करेंगे, वहाँ से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। कोर्ट फीस एक्ट के अध्याय 5 का संबंध है। अब 88 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। कोर्ट फीस के उद्गहरण के ढंग के बारे में यहाँ पे बताएगा और उसी से ये रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के लागू होने की तिथि क्या है? तो 89 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था।
अब छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की शक्तियां का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 90 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। धारा 8 में इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 की अनुसूची 1 संबंधित है। अनुसूची 1 किससे संबंधित है? 91 का बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। किराएदार के अधिकारों से संबंधित है। इसमें 4 अनुसूची के बारे में बताया गया। अब जब हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 में भूस्वामियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों 92 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। अनुसूची 2 में किया गया है। 93 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 257 का संबंध है। तो जो 93 नंबर का आपका करेक्ट आंसर है वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको रेवेन्यू प्राधिकरण के अत्यांतिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में अनुसूची 4 को जोड़ा गया था। 4 को जोड़ा गया तो ये कब जोड़ा गया? तो 94 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। बी वाले में दे रहा है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड संशोधन 2012 के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया था और उसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में किस पेय को देसी मदिरा घोषित करने का अधिकार निहित है? किसको देसी मदिरा नियुक्त करने का अधिकार है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य सरकार के द्वारा ये बताया जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। यहाँ पे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में किसी पेय को विदेशी मदिरा घोषित करने का अधिकार है। तो जो 96 का आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये राष्ट्रपति जी को है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। कैंटोनमेंट क्षेत्र में मंदिर बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो 97 की दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। कमांडियन ऑफिसर का जो होगा उसी की अधिकारिता होती है। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष से कम की उम्र के व्यक्ति को मदिरा बेचने पर प्रतिबंधित है? तो 98 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो भी है। 21 वर्ष से कम के लोगों को मदिरा बेचने की पाबंदी है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। लोक शांति के प्रशिक्षण हेतु मदिरा की दुकान को बंद कराने का आदेश देने का अधिकार निहित है। तो ये अधिकार किसके पास है? तो 99 का डी है। जिला मजिस्ट्रेट के पास इस प्रकार का अधिकार उनको दिया गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ जुडिशियल एक्ट का है, जुडिशियल सर्विस का है, वो 100 वाला। दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और समय भी हमारे पास पर्याप्त 2 घंटे का रहता है। भांग की खेती करने पर पहली कितनी दंड दिया जा सकता है? तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। 6 महीने से 2 वर्ष तक के कारावास तथा 10,000 से 5,000 रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप आंसर की को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आंसर की मैंने आपके लिए लेकर के आया और इसी आंसर की से मैंने आंसर को बताया था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जो मैं बता रहा था कि इसके क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे हमको गड़बड़ लग रहा था। गड़बड़ क्या मीन्स कि इसका कोई आंसर नहीं दिया था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिया। यहाँ पे लिखा है लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न गलत माना गया। तो जिसका प्रश्न गलत माना गया उसका आंसर पे स्टार लगा दिया गया और जो भी होगा, जो भी मैंने आंसर आपको बताया है इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको आंसर बताया। लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग ही मैंने आंसर आपको बताया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा और आपके जो प्रिपरेशन चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का प्रिपरेशन चल रहा है, उसके लिए भी आप इसमें निश्चिंत होकर इससे तैयारी करिए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर बन रहा है उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के आएंगे। और साथ साथ जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, परिसीमन अधिनियम और इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट और कोर्ट फीस एक्ट, इन सभी को मैं आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूं। दोस्तों ये जो हमारा कारवां चलेगा 20 तारीख से पहले मैं सभी को कंप्लीट करवाने का मैं एक टारगेट लेकर चल रहा हूं और 20 तारीख से पहले हम लोग ये कर लेंगे क्योंकि हमको 26 तारीख से और 20 तारीख से लेकर के और 25 तारीख के बीच में, 23 तारीख के बीच में, 24 तारीख के बीच में हम धुआंधार रिवीजन करेंगे और उसमें मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर फैक्ट भी लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को वॉच करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो पे एक थंब मीन्स की लाइक जरूर दें। थैंक यू।